नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे। भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं के बारे में जाना था दोस्तों, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। आज हम बात करेंगे दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना की व्याख्या के बारे में, कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर जो शब्दावली दी गई है उस शब्दावली का क्या क्या अर्थ है, और वो शब्दावली भारतीय राज्यों में किस प्रकार से लागू होती है, और उसका भारतीय जनता के ऊपर क्या असर पड़ता है, और उसका क्या क्या अर्थ निकलता है दोस्तों, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद में राज्य का स्वरूप जानेंगे कि राज्य के अंदर कौन से तत्व अनिवार्य होते हैं, और उस तत्व की फिर हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। और उसके बाद में हम पूरी प्रस्तावना को समाप्त करते हुए अगले टॉपिक की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हम क्या पढ़ रहे थे? भारत की राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में हमारा टॉपिक चल रहा था मित्रों प्रस्तावना। प्रस्तावना में हमने संविधान की प्रस्तावना की बेसिक बुनियादी बातें सारी जान ली थी दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि संविधान की प्रस्तावना की जो शब्दावली है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं दोस्तों। अब देखो, ये अपने संविधान का जो पहला पेज खोलते हैं उसके ऊपर जो आती है उसे क्या कहते हैं? प्रस्तावना, जो कि हमारे पूरे संविधान का सार बताती है। एक ही पेज में कि हमारे संविधान में क्या क्या चीजें दी गई है, वो क्या है, इसमें पूरा का पूरा सार है दोस्तों। यह है प्रस्तावना। अब देखो, अब इसके अंदर जो पहला शब्द लिखा हुआ है दोस्तों, हम भारत के लोग, क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग। अब ये जो हम भारत के लोग लिखा हुआ दोस्तों, इस शब्दावली का अर्थ क्या है? ये जो शब्दावली है इसका अर्थ क्या है? मतलब इस शब्दावली से हमें यह पता चलता है कि संविधान सभा के अंदर, किसके अंदर? संविधान सभा में सत्ता का स्रोत, किसका स्रोत? सत्ता का स्रोत ये किसके पास में है दोस्तों? जनता के पास में है। मतलब हमारे भारत में जो शक्ति का असली स्रोत है वो किसके पास में? जनता के पास में। तो संविधान सभा में सत्ता का स्रोत किसके पास में है? जनता में निहित है। किस में निहित है दोस्तों? जनता में निहित है। अब देखो, संविधान सभा की जो शब्दावली है उसमें संप्रभुता, कौन सा शब्द? संप्रभुता। यह संप्रभुता किसमें निहित है दोस्तों? जनता में निहित है। किसमें? जनता में निहित। अब देखो कि ये तो सारी चीजें हो गई कि संप्रभुता जनता में निहित है। अब देखो, संविधान के अंदर जो शब्दावली का प्रयोग किया गया है किसका? एकता और अखंडता। एकता और अखंडता, इससे किसका विकास होता है दोस्तों? देश की जनता में देश प्रेम की भावना का विकास होता है। किसका? जनता का देश के प्रति प्रेम बढ़ना। अब देखो कि ये जो शब्द है दोस्तों, हम भारत के लोग, इसमें कहीं भी हम राज्यों के लोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। हम राज्यों के लोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया दोस्तों। तो इससे क्या होता है? हम भारत के लोग से राज्यों में जो विभेद उत्पन्न हो रहा है दोस्तों, उस विभेद को क्या किया गया है? समाप्त किया गया है। राज्यों के विभेद को समाप्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये हम इसकी
जो संविधान की प्रस्तावना है उसकी 4-5 मुख्य शब्दावली के बारे में बात करेंगे। ये आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको एक बार थ्योरी के रूप में लिख लेते हैं और आपको नोट्स बनाने, एक बार आपको ऐसे लिख लो पूरा का पूरा, उसके बाद में हम नोट्स बनाते हैं दोस्तों पूरे पूरे। एक बार आपको ऐसे कैसे लिखना है, जल्दी लिखो। लिख लिया दोस्तों? अब देखो, पहला बिंदु लिखना है दोस्तों हमें पॉइंट नंबर 1 डाल के। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है दोस्तों? प्रस्तावना की व्याख्या। तो आपको लिखना है पहले प्रस्तावना, उसके नीचे लिखना है प्रस्तावना की व्याख्या। ठीक है दोस्तों, ये लिखना है आपको। उसके बाद जो हमारा पहला बिंदु क्या है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग मतलब भारत की जनता। कौन है दोस्तों ये हम भारत के लोग मतलब भारत की जनता? शब्दावली में संविधान सभा में सत्ता का स्रोत का पता चलता है, जो कि भारतीय जनता है। कौन है दोस्तों? भारतीय या भारत की जनता है। भारत की जनता है। अब देखो सेकेंड बिंदु, इसकी शब्दावली से संप्रभुता के बारे में हमें पता चलता है, जो कि भारत की जनता में निहित है। संप्रभुता किसमें निहित है दोस्तों? भारत की जनता में निहित है। इसकी शब्दावली से भारत की जनता में राष्ट्र की एकता और अखंडता की भावना को बढ़ावा मिलता है। अब देखो चौथी, इसकी शब्दावली में
शब्दावली में हम भारत के लोग, हम भारत के हम भारत के लोग शब्दावली शब्दावली का प्रयोग हम शब्दावली का प्रयोग किया है, ना कि हम राज्य के लोग, ना कि हम राज्य के लोग। इससे इससे राज्यवार विभेद समाप्त किया गया है। अब देखो दोस्तों, हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग का अर्थ क्या है? भारत की जनता। शब्दावली में किसका, शब्दावली से हमें क्या पता चलता है कि संविधान सभा में सत्ता का स्रोत किसके पास में है? सत्ता का स्रोत है भारत की जनता के पास में दोस्तों। वही अगर हम सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें तो हमें संप्रभुता के बारे में पता चलता है, और संप्रभुता किसमें निहित है दोस्तों? भारत की जनता में निहित है। और इसकी शब्दावली से हमें भारत की जनता में राष्ट्र की एकता और अखंडता की भावना को बढ़ावा मिलता है। किससे? संविधान की प्रस्तावना से दोस्तों। इसकी शब्दावली में हमें भारत के लोग शब्दों का प्रयोग किया है, ना कि हम राज्यों के लोग। इससे क्या होता है दोस्तों? राज्यवार विभेद समाप्त होता है। एक बार ये जल्दी से लिखो आप, इसके बाद हम आगे देखते हैं। जल्दी से लिखो यार। हम भारत के लोग का तात्पर्य क्या है दोस्तों? भारत की जनता। भारत की जनता मतलब संविधान सभा में किसका सत्ता का स्रोत पता चलता है, और सत्ता का स्रोत किसके पास में है? जनता के पास में है। ये किसके बारे में बात हो रही है दोस्तों? भारत की प्रस्तावना के बारे में बात हो रही है। इसके शब्दावली में संप्रभुता का के बारे में पता चलता है, और संप्रभुता किसमें निहित है? जनता में निहित है दोस्तों। और वही हमारे इसकी शब्दावली से हम भारत की जनता के बारे में बात करते हैं, तो इससे क्या पता चलता है? प्रस्तावना से ये राष्ट्र की एकता और अखंडता की भावना किसमें विकसित करती है? भारतीय जनता में विकसित करती है। किसमें करती है दोस्तों? भारत की जनता में विकसित करती है। क्या करती है? एकता और अखंडता। एकता और अखंडता की क्या करती है? भावना को बढ़ावा देती है। कौन? भारत की संविधान की प्रस्तावना। इसके शब्दावली से हमें क्या पता चलता है कि इसमें हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग किया गया है, ना कि हम राज्यों के लोग। इससे क्या होता है दोस्तों? राज्यवार जो विभेद उत्पन्न होता है वो समाप्त किया गया है दोस्तों। आपने ये लिख लिया होगा। अब देखते हैं हम राज्य का स्वरूप देखते हैं दोस्तों। अब देखो राज्य का स्वरूप। राज्य का स्वरूप
अब राज्य का स्वरूप कैसे है दोस्तों? राज्य के स्वरूप में कौन से बिंदु मुख्य है? संप्रभु, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों संप्रभुता के बारे में। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, समाजवादी, लोकतंत्र, और गणराज्य। राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए दोस्तों? राज्य के अंदर क्या होनी चाहिए? संप्रभुता होनी चाहिए। राज्य किसी भी धर्म को नहीं मानता हो, मतलब राज्य सभी धर्मों के उत्थान के लिए बराबर काम करेगा। मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा दोस्तों। राज्य बात शब्द प्रयोग हो रहा है भारत के लिए, समझ रहे हो आप? ये राज्य शब्द प्रयोग हो रहा है भारत के लिए। जब हमने शुरुआत की क्लास में हमने पढ़ा था, तो तब हमने राज्य को जाना था कि राज्य के अंदर कौन से अनिवार्य तत्व होते हैं। उसके अंदर हमने बात करी थी कि राज्य किसे कहते हैं। आप राजस्थान और ये कहते हैं दोस्तों, ये राज्य की मूल परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते, क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं है, ये भारत की केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। मतलब ये अपने कोई भी विदेशी देश के साथ में स्वतंत्र रूप से संबंध नहीं बना सकते, ना ये युद्ध कर सकते, ना ये कोई और निर्णय ले सकते हैं जो कि देश की एकता अखंडता के खिलाफ है दोस्तों। ये अब देखो, पंथ निरपेक्ष कि भाई राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों के उत्थान के लिए बराबर काम करेगा। समाजवादी मतलब अगर हमारे देश में सबसे पहले अगर विकास होना है तो किसका होना है? समाज का, मतलब जनता का, भारत की जनता का, और सभी धर्मों के लोगों को और सभी समाज के लोगों को एक साथ रख के एक धागे में पिरोकर हम सबको उनको साथ लेके चलना है दोस्तों। उसके बाद में लोकतंत्र। अब लोकतंत्र जब तक डेमोक्रेसी हमारे देश में नहीं होगी, जब तक राज्य होगा कैसा? फिर तो वहां पे तानाशाही हो जाएगी दोस्तों। तो हमारे की सर्वोच्च सत्ता का स्रोत किसमें होना चाहिए? जनता में होना चाहिए। मतलब जनता वोट देकर अपने देश का जो शासन करने वाला होता है उसको चुनती है, जैसे हमारे भारत में प्रधानमंत्री। गणराज्य मतलब गणराज्य कैसे? कि हमारे देश का जो सर्वोच्च व्यक्ति है दोस्तों, वो कौन है देश का? हमारा देश का प्रथम नागरिक, वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को क्या किया जाता है दोस्तों? चुना जाता है। मतलब ये प्रत्येक रूप से चुना जाता है। जैसे हम लोकसभा के सांसद चुनकर भेजते हैं, विधानसभा में विधायक चुनकर भेजते हैं, वो किसका चुनाव करते हैं दोस्तों? वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? ये प्रत्यक्ष रूप से होता है। एक बार ये लिख लो, राज्य के स्वरूप के ये चारों पांचों तत्व। उसके बाद में हम पहले तत्व संप्रभुता को उठाते हैं और संप्रभुता को समझते हैं। उसके बाद में हम पंथ निरपेक्ष को समझेंगे, फिर समाजवादी, फिर लोकतंत्र, फिर गणराज्य। इसके बारे में हम पूरा विस्तृत तौर पे चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। एक बार लिखो जल्दी से इसको, 1-2 सेकंड का समय, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। लिख लिया? अब देखो, अब संप्रभुता किसे कहते हैं दोस्तों? सबसे बड़ी चीज क्या है? संप्रभुता। संप्रभुता दोस्तों, हमारा देश भारत संप्रभु राष्ट्र कब बना? अब देखो, भारत देश संप्रभु राष्ट्र कब बना, संप्रभु राज्य कब बना दोस्तों? इसके बारे में आप बता सकते हो? अब देखो, संप्रभुता सबसे पहले कि भारत कब संप्रभु राष्ट्र बना दोस्तों? 15 अगस्त 1947 को। और संप्रभुता का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कि हमारे देश के ऊपर कोई भी बाह्य या आंतरिक शक्ति का नियंत्रण ना हो, मतलब हम किसी के अधीन ना है, तो क्या कहलाती है दोस्तों? संप्रभुता कहलाती है। और भारत संप्रभु राष्ट्र कब बना? 15 अगस्त 1947 को बना दोस्तों। अब देखो,
संप्रभुता का अर्थ क्या है? जो आपने देखो अनुच्छेद आपने पढ़ा होगा 245, अनुच्छेद 245, 245 के अंतर्गत क्या प्रावधान है कि जो भारत की संसद है दोस्तों, क्या भारत की संसद, अब ये संसद है ना दोस्तों, भारत के संविधान के उपबंधों के अंतर्गत रहते हुए संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में, कहां पे, संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में या राज्य के किसी एक क्षेत्र में क्या बना सकती है दोस्तों? विधि बना सकती है। क्या बना सकती है? विधि बना सकती है। अब विधि बना सकती है मतलब उसे विधि बनाकर वहां पे लागू कर सकती है, वहां के लिए अलग कानून बना सकती है, पूरे देश के लिए बना सकती है और किसी क्षेत्र विशेष के लिए भी कानून बना सकती है। हमारे भारतीय संविधान में किसको शक्ति दी गई है दोस्तों? संसद को दी गई है। और ये अनुच्छेद कौन सा है? 245 के तहत किसको शक्ति है? संसद को शक्ति है। अब देखो ये एक बार संपूर्णता लिख लें दोस्तों, इसके बाद में हम आगे देखते हैं। संप्रभुता राज्य का क्या है दोस्तों? अनिवार्य तत्व है। और ये हमने जब संविधान की विशेषता पढ़ी थी तब भी इसको पढ़ा था। यह राज्य का अनिवार्य तत्व है जिसका तात्पर्य है कि राज्य किसी भी बाहरी या आंतरिक शक्ति के नियंत्रण में नहीं है। अब देखो भारत संप्रभु राज्य 15 अगस्त 1947 को बना। अब देखो अनुच्छेद 245 के तहत भारतीय संसद संविधान के उपबंधों के अंतर्गत रहते हुए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या किसी एक क्षेत्र में विधि बना सकता है। यही शक्ति विधानमंडल को दी गई
है जिसके अंतर्गत वह अपने राज्य के संपूर्ण क्षेत्र या किसी एक क्षेत्र विशेष के लिए विधि बना सकता है। देखो दोस्तों जल्दी से संप्रभुता का अर्थ जल्दी लिखो। संपूर्णता क्या है दोस्तों? राज्य का क्या है? अनिवार्य तत्व है। क्या है? अनिवार्य तत्व है। इसका तात्पर्य क्या है कि राज्य किसी भी बाहरी या आंतरिक शक्ति के नियंत्रण में नहीं रहता है, मतलब वो अपने फैसले स्वतंत्र रूप से लेता है। भारत संप्रभु राष्ट्र कब बना दोस्तों? 1947 को, 15 अगस्त 1947 को बना। अनुच्छेद 245 के तहत भारतीय संसद को क्या क्या शक्तियां दी गई है दोस्तों? देखो, संसद संविधान के उपबंधों के अंतर्गत रहते हुए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या किसी एक क्षेत्र में क्या कर सकता है दोस्तों? विधि बना सकता है। विधि बना सकता है मतलब अपना कानून बनाकर वहां की कैसे व्यवस्था होगी उसको सुचारू कर सकता है, या और वहां पे किस प्रकार से शासन करना है वो कर सकता है। और वही शक्तियां किसको दी गई है दोस्तों? विधान मंडल को, राज्य विधान मंडल को, कि वह अपने राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण क्षेत्र में विधि बना सकता है या किसी एक क्षेत्र विशेष के लिए भी विधि बना सकता है। एक बार लिख लो जल्दी से, इसके बाद में आगे देखते हैं हम। लिख लिया होगा दोस्तों, नहीं तो आप रोक के लिख लेना। अब देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन है आपके सामने। क्या अंतरराष्ट्रीय संगठनों या वैश्वीकरण से संप्रभुता का ह्रास होता है? बताओ दोस्तों, क्या अंतरराष्ट्रीय संगठनों या वैश्वीकरण से संप्रभुता का ह्रास होता है दोस्तों? देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में सभी राज्यों के हित क्या है? सर्वोपरि है, मतलब वो अपने हितों को क्या रखते हैं दोस्तों? सर्वोपरि। और वर्तमान समय में कोई भी राज्य
विश्व से अलग हटकर आत्मनिर्भर नहीं बन सकता, मतलब उसे दूसरे देशों का सहयोग लेना ही पड़ता है। इसका तात्पर्य क्या है कि भाई अंतरराष्ट्रीय संगठनों में वो अगर अपनी भागीदारी लेता है तो वो अपने मन से लेता है, ना कि उसके ऊपर थोपी जाती है और उससे उसको फायदा होता है। इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय संगठनों से और वैश्वीकरण की व्यवस्था से क्या नहीं होता है, किसी भी प्रकार की संप्रभुता का ह्रास नहीं होता है दोस्तों। तो इसमें 2-3 लाइन लिखी लो आप, देखो वर्तमान समय में राज्य के अपने हित सर्वोपरि होते हैं। राज्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता लेते समय स्वतंत्र होता है। वर्तमान समय में बिना वैश्वीकरण के आत्मनिर्भर बनना असंभव है। क्या है दोस्तों? असंभव। चलो ये 4-3 लाइनें बहुत है, ये लिख लो। इसके बाद में हम सिंथेटिक एंड केमिकल्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं हम। देखो जल्दी से इसको। लिख लिया दोस्तों? देखो राज्य की एक नोट लिख लो दोस्तों। नोट, राज्य की आत्मा संप्रभुता को कहा जाता है। संप्रभुता को कहा जाता है। राज्य की आत्मा किसे कहा जाता है दोस्तों? संप्रभुता को कहा जाता है। अब देखो एक वाद के बारे में बात करते हैं हम। सिंथेटिक एंड केमिकल्स बनाम उत्तर प्रदेश
किन किन बीच में काम हुआ था दोस्तों? देखो, एक कंपनी थी सिंथेटिक एंड केमिकल्स, ये किन के सामने हुआ? उत्तर प्रदेश के सामने। और ये वाद कब आया दोस्तों? 1990 में। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया दोस्तों? इसमें प्रभुत्व संपन्न का अर्थ बताया। किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने। क्या बताया? देखो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रभुत्व संपन्न का अर्थ बताते हुए निर्णय दिया कि राज्य संविधान के प्रतिबंधों के अंतर्गत रहते हुए कुछ भी कर सकता है। अब देखो दोस्तों, सिंथेटिक एंड केमिकल्स बनाम उत्तर प्रदेश 1990 के अंदर किसके पास में गया दोस्तों? ये वाद सुप्रीम कोर्ट के पास में गया। और किसका मतलब बताया सुप्रीम कोर्ट ने? प्रभुत्व संपन्न का। और उसका अर्थ क्या दिया दोस्तों? कि राज्य संविधान के प्रतिबंधों के अंतर्गत रहते हुए कुछ भी कर सकता है दोस्तों। अब आज की क्लास में बस इतना ही। एक बार ये लिख लो आप। कल हम वापिस समाजवाद के ऊपर चर्चा करेंगे और कल इसके बचे हुए सारे के सारे राज्य के स्वरूप के बिंदुओं को खत्म करते हुए हम आगे की ओर बढ़ जाएंगे दोस्तों। कल की क्लास हमारी थोड़ी लंबी होगी। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये क्लास समझ में आई होगी। छोटों को प्यार दे, बड़ों का सम्मान करे और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करे दोस्तों कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करे दोस्तों। जय हिंद।